नमस्कार आप लोगों को। आवाज नहीं गुरुजी। आ रही? गुरुजी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम लोगों। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मित्रों, प्रणाम मित्रों। नहीं दिया बेटा। आज अभी संख्या बल कम है, लगता है आज लोग घूमने फिरने चले गए हैं क्या, संडे को। चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। अब अच्छा, एक रूबी देखना, बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ पा रही हो? नहीं गुरुजी, वो ना वो जूम जूम दिख रहा है, मतलब वो हेजी हो गया है। ठीक। मतलब आप ठीक दिख रहे हैं, लेकिन पीछे वाला वो चीज वो हाँ, मतलब पीछे का पूरा ब्लर हो रहा है, सब पूरा। ब्लर हो रहा है गुरुजी। आप पढ़ पा रही हो? नहीं गुरुजी, वो तो ब्लर ही है अभी तक। बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो गया है। हाँ, आप ठीक है गुरुजी, आप ठीक है। अब ठीक है? हाँ, आप ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ, अभी ठीक है। चलो। कल ना मीनू ने कुछ कुछ सेटिंग कराया था, कर तो दिया मैंने। अब अ, बोले थे कि गुरुजी बिना मेकअप के गोरे हो जाएंगे। ठीक है, मैंने हाँ सोचा अच्छा उपाय है। मैं सुबह जब पढ़ा रहा था तब वो सेटिंग जो है सो परेशान कर दिया हमको। अब गोरे हुए कि नहीं हुए ये तो तुम लोग बताओगे। हाँ गुरुजी, गोरे तो लग रहे हैं आप। हाँ हाँ, लेकिन जो है सो अब अनीता आएगी ना तो वो बताएगी कि एचटी में इसका वजन कितना पड़ा। फाइल ट्रांसफर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। ये सब अब कल पता चलेगा। ठीक है। हाँ, वो आजकल क्या सब टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट बोलता है, वो क्या बोलता है, बच्चा लोग उससे सुंदर सुंदर बन जाता है फोटो में। ये सब राहु का कमाल है ना गुरुजी। पता नहीं। हाईटेक टेक्नोलॉजी चल रही है अभी, बिल्कुल। हाँ, तो चलिए, तो हम लोग जो है ना आज कुछ करने नहीं जा रहे हैं, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। पढ़ा लिखा बहुत कुछ, दो चार लाइन लिख लो। राशि बल के बारे में बोले थे बताएंगे, लेकिन अभी राशि बल पढ़ाएंगे नहीं। तो कुछ राशि बल कैसे देखा जाता है कि राशि बल का ही महत्व ग्रह में बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। राशि को लिखो, जिस राशि में आत्म कारक ग्रह हो वो सर्वाधिक बली है, ऐसा मान लेना चाहिए। जिस राशि में एक से अधिक ग्रह स्थित हों उस राशि को सर्वाधिक बली मान लेना चाहिए। जिसमें गुरु जी आत्मकारक हो वो बलि होती है। अब पहले आप लिखिए, यदि दो राशि में समान बल हो तो जिस राशि में स्वराशि या उच्च राशि का ग्रह स्थित हो तो वह बली होगा।
अब चर राशि से अधिक बली स्थिर राशि और स्थिर राशि से भी अधिक बली द्विस्वभाव राशि जेमिनी में होता है। चर को 15 षष्ठ्यांश बल है, स्थिर को 30 षष्ठ्यांश बल है, तो द्विस्वभाव को 7 षष्ठ्यांश। जो राशि गुरु बुध जो राशि गुरु बुध या अपने स्वामियों से दृष्ट हो, वो राशि अधिक बलवान है। विषम राशि सम राशि की तुलना में अधिक बलवान होता है यदि विषम राशि कर्तरी में हो, अर्थात उसके 12वें और दूसरे स्थान में ग्रह हो। फिर से बोल दिए गुरुजी वाला। विषम राशि सम राशि के तुलना में ज्यादा बलवान होता है, और वो विषम राशि जो कर्तरी में है, अर्थात जिसके 12वें और दूसरे में ग्रह है, वो ज्यादा बलवान। यहाँ तक समझ में आ गया मनीष जी? गुरुजी आपने जो बोला कर्तरी में है, तो वो शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी ये नहीं लेंगे ना, ग्रह होने से ही हुआ ना। कर्तरी में होना। अच्छा ठीक है गुरु। वो चर और अचर और द्विस्वभाव ये इस क्रम में होगा ना गुरुजी, बलि। हाँ हाँ, चर में 15, स्थिर में 30 और विषम, वो आगे पढ़ाएंगे वो जो है। द्विस्वभाव में 45। द्विस्वभाव में 60 अंक प्राप्त हैं। ग्रह बल को भी नीचे 60। ग्रह बल को भी नीचे लिख लो, बाद में उसको समझेंगे। पहला लिखो अंश बल। सर्वाधिक अंश पे जो ग्रह होगा वो बली होगा। उसी तरह से धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। आत्म कारक से कमजोर है अमात्य कारक। अगर आत्म कारक को 7 षष्ठ्यांश बल है, अमात्य कारक को 45, इसी रेशियो में घटाएंगे। भ्रातृकारक को 30, मातृकारक को 22.5, पुत्र कारक को 15, ज्ञाति कारक को 7.5 और दारा कारक को 3.75 बल। उसके बाद होता है मूल त्रिकोण आदि बल। ग्रह उच्च में है, मूल त्रिकोण में है, स्वराशि में है, स्वक्षेत्री है, मित्र क्षेत्री है, सम क्षेत्र में है, शत्रु के घर में है, इसको भी लिख ही लो। उच्च में है तो 60 षष्ठ्यांश बल,
मूल त्रिकोण में है तो 45, स्वराशि में है तो 30, मित्र राशि में है तो 22.5, सम राशि में है तो 15, शत्रु राशि में है तो 7.5, नीच राशि में है तो 3.75। देखो केंद्रादि बल, तीसरा नंबर केंद्रादि बल। गुरुजी इसमें अस्त ग्रह का नहीं लिखेंगे क्या अलग नहीं, से? अस्त ग्रह का नहीं, क्षेत्र के हिसाब से हो रहा है ना। अस्त तो कंडीशन हो गया, वक्री कंडीशन हो गया, ठीक है। जो ग्रह आत्म कारक ग्रह से केंद्र में हो तो 60 षष्टियांश बल, पंथर में हो जी गुरुजी। ग्रह आत्म कारक ग्रह से केंद्र में हो तो 60 जी षष्टियांश बल, पंथर में हो 15 षष्टियांश बल, अपोक्लिम में हो पंथर में हो तो 30 षष्टियांश बल, अपोक्लिम में हो तो 15 षष्टियांश। तो इस तरह से राशि बल और ग्रह बल की गणना की जाती है। आप लोग को वो गणना बाद में किसी पत्रिका के ऊपर सारा गणना करेंगे। ब्रह्मा महेश्वर रुद्र का भी निर्माण करेंगे और ये सब बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, फिर भी ग्रह बल और राशि बल जानना ज्यादा जरूरी, ताकि उससे हम इस बात को समझ सकें कि हमको रिजल्ट किस प्रकार का मिलेगा। अब हम आप लोगों को प्रैक्टिस में ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से पराश्री ज्योतिष में एक एक भाव का विश्लेषण करते थे, उसी तरह से जैमिनी ज्योतिष में एक एक राशि का विश्लेषण करें। पहले लग्न के आधार पर करें, फिर आत्मकारक लग्न से करें, फिर कारकांश लग्न से करें, फिर पद लग्न से करें और फिर उपपद लग्न से करें। बड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन करना है, करना पड़ेगा। तो भाव के विश्लेषण में क्या हम कहते थे, भाव भावेश और कारक को देखते थे। ये हम लोग पराशरी पद्धति में देखते थे। भाव के ऊपर प्रभाव देखते थे, कौन सा ग्रह वहां स्थित है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब देख करके कहते थे कि भाव बल जिसको कहते थे हम, आप लोगों को याद होगा। तो भाव बल को किस प्रकार से समझा जाए, ये जो है भाव बल वहां समझते थे, यहाँ राशि बल समझ।
तो राशि बल के लिए क्या क्या चीज समझेंगे? बताओ रूबी, बताओ कैसे समझोगे किसी एक मिनट रुक जाओ। एक जब तक बताओ, जब तक मैं हॉरोस्कोप बनाता हूँ। हाँ गुरुजी, अगर हम लोग राशि बल देखेंगे तो जैसे अभी आपने बताया ना कि मतलब कि ये जो स्थिर राशि से ज्यादा बलवान, ये क्या बोलते हैं, चर राशि से ज्यादा बलवान स्थिर राशि, और स्थिर से ज्यादा बलवान द्विस्वभाव राशि होता है। तो वो देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उस राशि में आत्म कारक वो कौन सा कारक स्थित है, इससे वो राशि या वो भाव बलवान हो जाएगा। और उस पर अगर उस राशि में अगर दशमेश नवमेश जाकर के बैठा हुआ है, तो अगर राजयोग का भी निर्माण हो रहा होगा तो वो राशि जो है वो बलवान हो जाएगा। उसके बाद उस राशि में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो उच्च के हैं या स्वराशि है, मित्र राशि के हैं, वो देखना होगा। और उस पर किसकी किसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, ये देखेंगे तो वो भाव का पता चल जाएगा कि वो कितना बलवान है। और उससे चतुर्थ में और नवम में पंचम में शुभ ग्रह बैठे हैं कि नहीं, उससे पता चलेगा कि वो भाव जो है वो बलवान है कि नहीं। मान लीजिए उस राशि से अगर चतुर्थ में शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो वो तो एक अच्छा राजयोग का निर्माण करेगा ना। और आत्मकारक जो है उस राशि का उस भाव से कहाँ बैठा हुआ है, ये देखेंगे। यही देखेंगे ना गुरुजी? नहीं पता है ना। हाँ, आज कल मैंने एक बोलो डेट ऑफ बर्थ बताओ कोई भी एक आदमी। हम बता दें। हाँ बताइए, मधु कपूर जी, मेल फीमेल बोलिएगा। Male, मेल। yeah. April 3rd, 2002. जी। April 7th. म्यूट हो रूबी, बोलो। तो अनम्यूट अच्छा April करके। 3rd, can you hear me? April 3rd. April में 3rd. 3 3 अप्रैल। April. 19 2002. No, 2000। 2002. समय बताइए। समय 10:48 a.m. बर्थ प्लेस। US. USA में स्टेट कौन सा है? स्टेट है जॉर्जिया। आप जी डालेंगे तो फिर वो आ जाएगा जी से। हाँ जॉर्जिया। सिटी है लॉरेंसविल। L एल L AW ए डब्ल्यू REN आर ई एल। N like Nancy. हाँ, N आर ई एन C CE ई ई V as in Victor. वी ILLE एल वी आई एल आई। LLLL 2 L's like Villa. LE I नहीं LE जी। चलिए अच्छा है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको तो सीक्रेट कर दूं। हाँ ये ठीक बन गया है। हम्म।
आवाज नहीं होगी। अल्लाह कुछ मनीष जी बोलिएगा कुछ। जी गुरु जी। आज मेरा कान वाला स्पीकर काम नहीं करेगा, डायरेक्ट लैपटॉप का ही स्पीकर काम करेगा। तो रूबी, इसमें अब एक एक भाव को किस तरह से विश्लेषण करना है, वो जितना मैंने पढ़ाया है ना उस सब को याद करके देखो। आज जितना याद हो सकेगा ठीक है, नहीं होगा तो अगले क्लास में फिर से पढ़ के आओगी। ये मतलब तो ये इसको फिर गुरुजी जेमिनी से ही करेंगे ना? हाँ, जेमिनी से करेंगे। हाँ, लेकिन गुरुजी मुझे ठीक से मैं समझ बता नहीं आ रहा देता है। हूँ, मैं बता देता हूँ। हमें बलवान देखने की जरूरत बाद में है, हाँ। वो सेकेंडरी मैटर है। पहले है राशि, उसमें स्थित ग्रह, उसको देखने वाले ग्रह, उस राशि को प्रभावित करने वाले अर्गला। लिख लो, हम्म। राशि को प्रभावित करने वाले अर्गला तथा उस राशि को प्रभावित करने वाले अन्य ग्रह की 12 भावों में स्थिति। करने वाले 12 भाव। 12 भावों में स्थिति, कहीं कहते हैं ना हम्म। 8वें में कोई ग्रह बैठा है, 5वें में कोई ग्रह बैठा है। ये सब प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ गुरुजी। तो राशि से अन्य 12 भावों में, अन्य नहीं, अन्य 11 ही होंगे, राशि सहित 12 भावों में बैठे ग्रहों का राशि के ऊपर प्रभाव। क्लियर हो गया? हाँ गुरुजी। तो मतलब ये लग्न जो राशि, है। मतलब राशि से बनने वाले हम्म, राजयोग। वाले राजयोग। ठीक है गुरुजी, कोशिश करती हूँ गुरुजी। बस एक मिनट और, हम्म। इससे क्या हो जाएगा, हम उस राशि के विषय में जान जाएंगे। गुरुजी आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि जैसे ये द्विस्वभाव राशि है, ऐसे बोलना है, बताने को बोल रहे हैं आप? मैंने क्या लिखाया उसको आपने लिखा? निरुपमा जी, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। मैं जब स्वभाव स्थिर, ये सब बात की बात है। सिर्फ लग्न के आधार पर, डायरेक्ट लग्न के आधार पर, कारकांश के आधार लग्न पर? भी, लग्न को भी भूल जाए, हम पहले ये सीख लें कि हम किसी राशि को पढ़ना जान जाए, तो उस राशि से क्या क्या फल मिलेगा ये जान जाएंगे। क्योंकि अभी तो मैंने इतना लिखाया, उसके बाद क्या है, राशि की स्थिति वो कहाँ स्थित है, नोट करते रहो, नोट करो। राशि की स्थिति, राशि को प्रभावित करने वाले राशि या ग्रह की स्थिति एवं उसके कारकत्व, वो भी समझना है।
समझ में आ गया। अब आगे पीछे पढ़ने के बाद यदि और कुछ छूट गया हो तो उसको भी काउंट कर सकते हो, अपने से भी इसको बना सकते हो। तो इस स्थिति को लेते हुए आप कहेंगे गुरुजी आप पढ़ के बता दीजिए, नहीं, आपको जो समझ में आता है वो आप पढ़िए, कुछ तो सीख जाइएगा, और नहीं पढ़िएगा तो कैसे सीखिएगा। अब क्या है, जेमिनी के हिसाब से पत्रिका आना चाहिए, इसमें आप लोगों को आत्मकारक, अमात्य कारक, धात्विक कारक ये सब दिखाई नहीं दे रहा। तो अब वो दिखाई दे। गुरुजी वो डिग्री से निकाल लिया। अच्छा किया, फिर आप लोग पढ़ो। बोले गुरुजी जो हमको समझ में आ रहा है। ना ना, बोलो बोलो। हाँ गुरुजी, तो ये देखिए गुरुजी, ये मिथुन लगन की पत्रिका है और ये द्विस्वभाव राशि है, और जो लग्नेश है वो दशम में बैठा हुआ है, और दशम का जो लॉर्ड है वो लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर राजयोग का निर्माण हुआ है ऐसा हम लोग कहेंगे। और लगन में एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है गुरु। तो जातक के अंदर बहुत सारा ज्ञान होगा, आध्यात्मिक भी होगा गुरु, मतलब ये जातक जो होगा। और लगन से दशम में बैठा हुआ है तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लगन के ऊपर जो है वो चंद्रमा का भी प्रभाव है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, तो बहुत ही इमोशनल होंगे। और यहाँ पर अम, ये सूर्य और बुध दोनों का भी लगन पर दृष्टि जा रही है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है। तो इनके अंदर आत्म स्वाभिमान, आत्म बल ये सब बहुत होगा, बुद्धि होगा, बुध है। उसके बाद जो ग्रह जो है ये द्विस्वभाव राशि वाला ग्रह है, और ये बुध का ग्रह है, तो ये बुद्धिमान भी होंगे गुरुजी। और उसको देखने वाले ग्रह जो है वो सूर्य है, और सूर्य जो है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर के दशम में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वो पराक्रमी भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये इनका आत्मकारक मंगल है, जो 11वें भाव में स्व राशि का बैठा हुआ है। और उस पर जो है एक अशुभ ग्रह गुरुजी केतु का दृष्टि तो हम लोग लेते नहीं है ना, हाँ तो ले लो, कोई बात। ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो हाँ। बस एक केतु का ही दृष्टि है। तो केतु तो कुजवत केतु बोलते हैं, तो यहाँ पर केतु इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, लेकिन केतु इनको शक्ति ही देगा, क्योंकि केतु जैमिनी शास्त्र में शुभ के प्लैनेट में ही रखा जाता है। तो यहाँ पर आत्मकारक जो है वो 11वें भाव में बैठा हुआ है और स्व राशि का। तो यहाँ पर आत्मकारक अच्छा फल देगा, मतलब अच्छा फल की मतलब है उनको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी जीवन में, क्योंकि आत्मकारक जो है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आपने बोला गुरुजी कि उसको देखने वाले ग्रह जो हैं, बाकी देखिए सभी ग्रह जो हैं वो केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही मजबूत चार्ट है, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना ना कि चर से स्थिर मजबूत होता है, और स्थिर से द्विस्वभाव राशि वाले जो ग्रह बैठे होते हैं वो ज्यादा बलवान होते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि गुरु, चंद्रमा, सूर्य और बुध बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में बैठ करके अच्छा फल देने के लिए बैठे हुए हैं जातक को, जब भी इनकी दशा आएगी। अब गुरुजी आपने कहा कि उसको अर्गला अगर हम लोग देखें गुरुजी, प्रभावित करने वाले गुरुजी, अब हम तो बोल दिए ना कि चंद्रमा है तो मन विचलित हो सकता है, बहुत इमोशनल हो सकते हैं। और बुध है तो वो बहुत ही बुद्धिमान होंगे, प्रस्तुत बुद्धि होगा उनका, बहुत बातूनी भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक होता है। और सूर्य है तो बहुत ही ईगो में भी रहने वाले होंगे, स्वाभिमानी होंगे, और सरकार से भी इनको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य और बुध एक साथ होकर के बैठे हुए हैं।
जैसे कि बुध जो है वो कार्य क्षेत्र में सूर्य के साथ बैठा होने के कारण इनको लाभ दे सकता है। और उसके बाद है कि अर्गला। अब अर्गला में देखिए गुरुजी की लग्न के लिए सेकंड भाव में अर्गला का निर्माण नहीं हुआ है, चतुर्थ में भी कोई नहीं बैठा है, पंचम में भी नहीं बैठा हुआ है और नवम में भी नहीं, बस 11वें भाव का एक अर्गला बना है जिसका तोड़ जो है वो थर्ड हाउस में बैठे वाले प्लैनेट्स तोड़ सकते थे, तो वो नहीं टूटा है। यानी कि इनको 11वें भाव में अर्गला का निर्माण हुआ है और जो इनको बहुत अच्छा लाभ दे देगा। और बैठा हुआ है ये शुक्र के साथ, तो शुक्र एक शुभ प्लैनेट है, लेकिन इस चार्ट में शुक्र एग्जैक्टली क्या गुरुजी वो मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्र को हम शुक्र इस लोग यहाँ चार्ट में ज्ञाति कारक है। अच्छा, यानी कि उनको लाभ लेने के लिए थोड़ा संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञाति कारक बैठे रहने के कारण आत्म कारक के साथ बैठा है तो जीवन में थोड़ा बीमारी सीमारी भी इनको दे देगा, क्योंकि ज्ञाति कारक 6 8 12 का एनर्जी लेकर बैठा है, तो इनको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मंगल जो है वो भाई का भी कारक होता है, तो ज्ञाति कारक के साथ अगर बैठा हुआ है तो बड़े भाई के साथ या भाई के साथ भी कुछ मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। और उसके बाद देखेंगे कि 12 अच्छा, उस राशि को प्रभावित करने वाले 12 भावों की स्थिति जो आपने कहा गुरुजी, तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो चंद्रमा है वो इस लगन का जो धनेश होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो केंद्र भाव में बैठा हुआ है और द्विस्वभाव में, यानी कि बहुत मजबूत स्थिति में बैठ गया, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो गई क्योंकि वो द्विस्वभाव में केंद्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ वो जो अंश बल बताए गुरुजी वो तो हम लोग बाद में काउंट कर लेंगे, लेकिन चंद्रमा लग्न को देख रहा है तो धन की स्थिति इनके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। अब जो पराक्रमेश है सूर्य, वो बैठा हुआ है 10वें स्थान में और बुध के साथ बैठा हुआ है, तो बुध जो है वो सुख भाव का भी लॉर्ड है, यानी कि ये जातक जो है अपने जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा दिखाएंगे। हाँ, और ये पहले जो मैं सोच रहा हूँ कि पहले भाव से ही विवरण कर लो। हाँ गुरु जी। आप लोग आगे जो करिएगा मैं बताता हूँ, आप बोलिएगा मैं बदल दूंगा। पहले लग्न से थोड़ा विवरण करने का प्रयास करना है, हाँ, फिर कारकांश से विवरण के देने का प्रयास करना है, फिर कारखान पद लग्न से विवरण देने का प्रयास करना है, फिर अच्छा, उपपद लग्न से विवरण देने का प्रयास करना है, ताकि हम जो इस पर्सनालिटी को और उसके फ्यूचर को इसी चारों से समझ जाएंगे। अन्य बातें बाद की है। तो गुरु जी अब यहाँ पे यहाँ तो पे देखो हाँ, एक छोटा छोटा हिंट देना चाहेंगे हम, बीच बीच में हिंट देंगे, हम्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। मंगल आत्म कारक के साथ पंचमेश एकादश स्थान में स्थित नंबर 1। हाँ, ये राजयोग हो गया ना गुरु जी। सुन तो लो पहली पूरी बात। हम्म, मंगल ज्ञाति कारक के साथ एकादश स्थान में स्थित है और तीसरे नंबर पे मंगल शुक्र के साथ एकादश स्थान में स्थित। हम जो युति है उसको इस 3 प्रकार से पढ़ेंगे और तीनों प्रकार का रिजल्ट हमारे जीवन में आएगा। जैसे हम आप लोगों को पराश्री में आप लोगों को सिखाया है कि किसी भी ग्रह को ये देखो कि नैसर्गिक रूप से उसको किसकी संज्ञा प्राप्त, काल पुरुष के पत्रिका में कहाँ का स्वामित्व प्राप्त, तात्कालिक पत्रिका में किस स्थान का स्वामित्व प्राप्त, ये सारे प्रभाव वो रखेगा अपने स्थिति और युति के ऊपर। उसी प्रकार से यहाँ हमने आपको बताया कि वह चर कारक के रूप में किसके साथ स्थित है, भावेश के रूप में किसके साथ स्थित है, ग्रह के रूप में किसके साथ स्थित है। तो यहाँ भी इन 3 कारणों को लेकर के हम लोग यदि चलेंगे और इन तीनों कारणों से संबंधित रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि ज्ञाति कारक है तो हम स्वास्थ्य को भूल जाएंगे, हम स्वास्थ्य को रखेंगे, अन्य परेशानियों को रखेंगे। और ज्ञाति कारक में सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं है, स्वास्थ्य के अलावा भी और भी बातें होती है जिसको कि लिया जा सकता है। चोट चपेट दुर्घटना है, काम में अड़चन है, रुकावट है, व्यर्थ में परेशानी है,
अपव्यय है, कई प्रकार की बातें आएंगी। तो पहले लग्न से, फिर जब आत्म कारक को लग्न में, पहला आपने सही कहा कि लग्न मिथुन लग्न है, और आपको मैंने इसीलिए बलवान वाला फॉर्मूला लिखा दिया कि मन ही मन जो है ना रसगुल्ले फूटे, ठीक है ना, कि मिथुन लग्न है, लग्न में ही गुरु है, गुरु बुध का प्रभाव अलग से बहुत अच्छा बनाता है। लग्नेश गुरु और बुध, यदि ये तीनों का प्रभाव है तो 60 षष्ठ्यांश बल सब देता है। इसको लग्न में गुरु भी है, अपना स्वामी राशि भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, बुध भी अपने घर को देख रहा है, और मान लो बुध का घर नहीं होता तो भी उसकी दृष्टि मानते, तो हमारा लग्न कितना बलवान हो गया। अब उसके बाद आप इसी तरह से सूर्य के प्रभाव से अब क्या होगा, चंद्रमा के प्रभाव से क्या होगा, ये अलग से दृष्टियां हैं जो इसको प्रभावित करती। तो इससे क्या होगा, अब सूर्य चर कारक के रूप में क्या है, सूर्य एक ग्रह है, सूर्य भावेश है, इस तीनों का प्रभाव लेकर के कहीं देखेगा कहीं युति करेगा, तो इसको हमको समझना जरूर, इस तरह से समझाने का प्रयास कीजिए। आशा भगत जी आप प्रारंभ। गुरुजी जैसे अपन इसमें बल देख रहे हैं, अब अगर बुध जैसे लग्नेश है और ये 12th राशि में है, मतलब नीच का है, तो अपन ये बोलेंगे कि इसका बल कुछ कम हो गया है? ना, बल बढ़ गया, नीच का उच का कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, इसमें मतलब अपन बल के इसमें ये वाली चीज को नहीं काउंट करेंगे? नहीं, यहाँ क्या है कि बुध अपने घर को देख रहा है तो इसका बल बढ़ गया। अच्छा, तो गुरुजी अभी जैसे प्रथम भाव का तो बताया, अब द्वितीय भाव के ऊपर में चलना है क्या? आप अपने दृष्टिकोण से प्रथम भाव को बताएंगे, ये रूबी शर्मा का दृष्टिकोण। अच्छा, अब जैसे अगर हम प्रथम भाव और लग्न को देखते हैं तो मिथुन राशि है, द्विस्वभाव राशि है, और इसमें गुरु बैठा है। तो गुरु जो है वो पुत्र कारक है। तो और गुरु ज्ञान का, बुद्धि का, इन सब का कारक है। तो इनका जो लग्न है प्रथम भाव, वो बलवान हो गया। इसमें इसके ऊपर में सूर्य और बुध और चंद्रमा, चंद्रमा इनका द्वितीयेश भी है और चंद्रमा इनका दारा कारक भी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनको शादी के बाद में इनको मतलब धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी? और आप साथ में बोलिए ना, अगर मैं कुछ नहीं बोल। और सूर्य और बुध है तो सूर्य इनका अमात्य कारक भी है। तो इनका जो काम होगा वो सरकार से रिलेटेड भी हो सकता है, सरकार से, पिता से रिलेटेड काम भी हो सकता है। और मात्र कारक बुध है जो सूर्य के साथ में, और लग्नेश भी है, तो इन्हें अपने माता पिता से इनके काम में सपोर्ट मिलेगा, और माता पिता के सपोर्ट से ये अपने काम में आगे बढ़ेंगे। गुरुजी मुझे तो मतलब अगर मैं प्रथम भाव का देखती हूँ तो इसमें ये वाली चीजें समझ में आ रही है। निरुपमा जी। आचार्य जी, इसमें क्योंकि द्विस्वभाव राशि है तो इसीलिए 60 षष्ठ्यांश का बल होगा, और सब तीनों राशियां जो केंद्र की हैं एक दूसरे को देखेंगी, और इसमें प्रथम भाव और दशम भाव में परिवर्तन योग भी है। यानी लग्न का जो स्वामी है वो बुध कर्म भाव में है, और कर्म का इसमें तो एक परिवर्तन योग के कारण भी काफी बल मिलेगा। दूसरा, गुरु का अपना भी और बुध का भी अपना एक बल होता है, वो भी इनमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अमात्य कारक लाभ भाव में, ये बहुत अच्छी बात है, और लेकिन ज्ञाति कारक शुक्र के साथ है, तो इसमें थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर समस्या कही जा सकती है। और इसमें दारा कारक जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा लग्नेश को देख रहा है, उसे ये होता है कि पत्नी सुंदर होगी, और गुरु इनके क्योंकि है एक तरीके से प्रतियुति में वो गज केसरी योग भी बन रहा है, तो वो उनके लिए लाभकारी भी होगी, और ये खुद स्वयं विद्वान होंगे।
अमात्य कारक सूर्य है, अपने दिग्बली होके दशम भाव में बैठा है, बुध के साथ बैठा हुआ है, तो इनका औषधि या कुछ चिकित्सा ऐसा क्षेत्र से भी कार्य हो सकता है। और मंगल और जैसे शुक्र की युति बताई थी, तो इसमें क्योंकि यह पंड में है तो इसका मध्यम बल रहेगा। और राहु और शनि क्योंकि 12 भाव में है तो विदेश से संबंध हो रह सकता है कार्य क्षेत्र के को देखते हुए। गुरुजी अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है। नीतू, जी सर, यहाँ पर लग्न और दशम में संबंध बना हुआ है, राजयोग का निर्माण हो रहा है और गुरु शुभ ग्रह होके लग्न में है, तो लग्न बहुत बली इनकी हेल्थ अच्छी रही होगी और ये हेल्थ को लेकर मतलब कॉन्शियस भी बहुत होंगे क्योंकि मंगल यहाँ पर लाभ भाव में गया हुआ है। उसके बाद इनको एजुकेशन इनका बहुत अच्छा रहा होगा, ये बुद्धि ज्ञान विवेक इनका बहुत अच्छा होगा क्योंकि गुरु यहाँ पर लगन में है। पढ़ाई लिखाई और मंगल की युति यहाँ पर शुक्र के साथ है। मंगल आत्मकारक होके ज्ञाति कारक के साथ है और पंचमेश के साथ है, तो वही आ रहा है कि एजुकेशन तो इनकी अच्छी रही होगी लेकिन उसमें इनको संघर्ष भी बहुत करना पड़ा होगा, मतलब जो जितना आगे बढ़ना चाहते होंगे उतना नहीं हासिल कर पाए होंगे ये। अभी तो इतना ही समझ आ रहा है इसमें। ज्यादा समझा करो, कोई बात नहीं, पीछे को रिवाइज करना है। मनीष जी, जी गुरुजी। इसमें गुरुजी प्रथम भाव के बारे में आपने केवल पूछा, तो प्रथम भाव में जो मिथुन राशि है और इसके जो स्वामी है ग्रह, तो बुध दशम में गए हैं, दशम भाव के स्वामी प्रथम भाव में आए हैं। इस हिसाब से दशम का प्रथम भाव से संबंध होने के कारण इनमें अच्छा मतलब योग बना है। और ये जो प्रथम भाव है इसके ऊपर गुरु जी 4 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण मिथुन राशि सबसे अधिक मजबूत इसमें हुई है। और भाव भी इसी कारण से इसमें, क्योंकि इसके ग्रहों का 4 ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से प्रथम भाव भी मजबूत हुआ है। आत्मकारक ग्रह अपने घर में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और कर्तरी में वो ग्रह स्वयं कर्तरी में भी है। इस कारण से सबसे मजबूत राशि के रूप में है। हालांकि उसके साथ जाति कारक आया है तो उसका कुछ ना कुछ उसका असर रहेगा, लेकिन जाति कारक भी क्योंकि पंचमेश भी है तो इसलिए उतना अधिक इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे अधिक मजबूत जो राशि अगर कहेंगे तो एक मेष राशि ही होगी इसमें। और मिथुन राशि इसलिए सबसे अधिक मजबूत होगी क्योंकि इस पे 4 ग्रहों का प्रभाव है। पिछले गुरु सबसे मजबूत अगर भाव के रूप में देखेंगे तो प्रथम भाव और 11वां भाव सबसे अधिक मजबूत इसमें जेमिनी के हिसाब से हमें लगता है। हरीश चंद्रा, जी सर। सर यहाँ पे लग्न पर जो है गुरु का प्रभाव है। गुरु यहाँ पे सप्तमेश और दशमेश होकर केंद्र में है। और लग्न पर सर गुरु को की जो प्रभाव है वो अच्छा है। और अ, सर यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य बुध इनका भी केंद्रीय प्रभाव है और इनकी भी दृष्टि है लग्न पर। तो ये सर लग्न को यहाँ पे बल प्रदान हो रहा है, चंद्रमा और सूर्य। और सर सूर्य सर यहाँ पे अमात्य कारक है और लग्नेश के साथ दसम स्थान में है। और दसवें का लग्न पे जाना, तो सर यहाँ पे कार्य क्षेत्र में सर इस जातक के अच्छा होना चाहिए कार्य क्षेत्र। और कार्य में जातक हमेशा सजग रहेगा। और यहाँ पे सर कार्य में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गुरु और बुध दोनों का जो प्रभाव है उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को
ज्ञान या फिर पढ़ाई लिखाई या फिर किसी क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्र में जो है वो कार्य से जुड़ा होना चाहिए। और सर यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का जो सर दृष्टि संबंध हो रहा है, तो व्यक्ति को सर भोग विलास में भी काफी जो है रुचि रहेगी, या ये भी कह सकते हैं कि यात्राओं से भी सुखद सुखद यात्राओं से लाभ होगा। और सर यहाँ पे जो आत्म कारक है वो मंगल है, वो स्व राशि का है, और शुभ ग्रह शुक्र के साथ है, लाभ स्थान में है। तो सर यहाँ पे ये स्थिति काफी अच्छी है, व्यक्ति को जीवन में प्रगति, लाभ और आय के स्रोत जो है वो अच्छे बने रहेंगे। शनि की सर स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है, 12वें भाव में है, और वो यहाँ पे भाग्येश भी है। तो व्यक्ति को जो है व्यर्थ व्यर्थ का खर्च और चिंताएं, ये भी इनसे भी इसको थोड़ा परेशानी रहेगी। और कुछ भाग्य में भी कुछ कमी यहाँ पे दिख रही है, लग्न से अगर हम देखें तो। और सर यहाँ अर्गला का अगर हम चर्चा करें तो अर्गला जो है यहाँ पे सिर्फ 11वें भाव की अर्गला बन रही है, जिसका यहाँ पे कोई प्रतिबंधक नहीं है। तो ये सर एक आत्मकारक से जो अर्गला बन रही है वो काफी मजबूत है, तो व्यक्ति को आय के स्रोत और लाभ जो है जीवन में वो बने रहेंगे। और सर यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति है जो अमात्य कारक है, और वो जन्म पत्रिका में पराक्रमेश भी है, उसका लग्नेश के साथ 10वें भाव में एक युति है। तो सर ये कार्य क्षेत्र में सर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि काफी बलवान रहेंगे, आगे काफी आगे बढ़ेंगे। अभी सर इतना समझ में आ रहा है सर। आज अंग्रेजी का, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हमने कहा कि मैं 2-3 शब्द अंग्रेजी का बोलता हूँ, आ रही है आवाज? जहाँ तक 2002 का है तो 22 साल के आसपास का है, जी सर। और वर्तमान समय मेष की दशा और कर्क की अंतर दशा चल रही। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों को बोलने के लिए बोला लग्न पे और आप बोलने लगे दशा के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, तो लग्न को ही देखते हैं तो हम यही कहेंगे कि डायनेमिक, इनर्जेटिक और एग्रेसिव पर्सनालिटी है। डायनेमिक क्यों? क्योंकि गुरु बुध सूर्य चंद्र का प्रभाव है। इनर्जेटिक क्यों? क्योंकि आत्मकारक मंगल स्वयं 11वें स्थान में है। और एग्रेसिव क्यों? क्योंकि वो विषम राशि में और पाप कर्तरी। ठीक है, तो जो जिसकी भी पत्रिका है वो आगे अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेसिव होगा, ये हम कह सकते हैं। बाकी आप लोगों को अब जो है, मधु कपूर जी आप बताना चाहेंगे कुछ लोगों ने जो बोला उसके आधार पे? गुरु जी मोस्ट ज्यादा तो ठीक बोला। लेकिन जैसे आई डोंट नो, वो किसी ने बोला लाइफ में स्ट्रगल तो नहीं रहा। हाँ, जब जब बोर्न हुए थे इसीलिए मैंने फर्स्ट। टोका था, इसीलिए मैंने टोका था कि शुक्र को ज्ञाति कारक ही ना मानो, पंचमेश भी मानो। यस, समझ रहे हैं ना? अगर या हम आपने ठीक। पंचमेश नहीं मानेंगे तब तो हमारे लाइफ में आत्मकारक के साथ ज्ञाति कारक का स्ट्रगल बोलेंगे। लेकिन अगर हम उसको शुक्र मानेंगे, यदि हम उसको पंचमेश मानेंगे तो हमारा स्ट्रगल कम हो जाएगा और प्रोग्रेस ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है ना? और बताइए। ऐसे
या ऐसे कोई स्ट्रगल नहीं था लाइफ में, क्योंकि आपको थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। तो जब फर्स्ट 2 इयर्स थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहे थे का, जो हमें याद है, अ, हम एक मिनट, हम अपने नोट्स बताएं। कान कान के लिए ना ईयर इन्फेक्शन, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन हुआ था। तो वो मतलब कि ऐसे कोई मेजर नहीं, माइनर हेल्थ इश्यूज। सो उसके बाद लाइफ ठीक चली। अम, जैसे मतलब कि जब छोटे थे तो थोड़ा क्या कहते हैं, स्टडीज में ठीक थे, मतलब कि क्योंकि वो अपनी लापरवाही से जैसे खेल कूद में ज्यादा ध्यान, अ, ज्यादा मस्ती करना। पर अब जैसे जैसे बड़े हुए तो अब वेरी फोकस्ड, जैसे आपने कहा डायनेमिक, तो वो अब वो पर्सनालिटी निकल रही है। एग्रेसिव नहीं है ज्यादा, मतलब कि कूल कूल लेड बैक है। अम, और एनर्जेटिक तो है, एनर्जेटिक है। अपनी अपना जो से है ना, ज्ञान भी बहुत है, जैसे सबने कहा, नॉलेजेबल बहुत है। और आजकल तो आपको पता है गूगल भी है, तो बच्चे गूगल से अपना सब कुछ पता कर लेते हैं। और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस, मीन्स कि हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करना है। तो वो सब चीजें जो अब है वो निकल के आ रही हैं। तो अभी ये क्वेश्चन हमें चार्ट आया था हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि 22 इयर्स के है ना, तो लाइफ तो अच्छी है, घर परिवार भी अच्छा है, सब वो कहते हैं जैसे सब चीजें मिल 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 रही हैं। एंड एक चीज वो ये भी है, कि वो बता रहे थे कि जैसे सब चीज मिलती भी है लेकिन वैल्यू भी है उस चीज की। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ, हमें ये मिल रहा है तो वेस्ट करो वो सब, ना ऐसे ना, मैंने वैल्यू। वो ठीक हाँ, है। नहीं वो आपने और आपने ठीक बोला था बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना डायनेमिक है, एनर्जेटिक, वो सब ठीक है। अब उनका क्वेश्चन था कि भाई हायर एजुकेशन, एक चीज हमने हायर इस चार्ट। हायर एजुकेशन बेहतर होगा, ठीक है ना। उसका हम्म। सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि लग्न के ऊपर गुरु का प्रभाव है और बुध का प्रभाव है, ठीक है। इसीलिए हम्म। हमारा हायर एजुकेशन बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आगे जो अभी वर्तमान समय में दशा मिली है, ये दशा हम्म। मेष की दशा है, ये 2034 तक जाएगा। और ये हम्म। दशा इसको संवारने के लिए मिला है, ठीक है ना। या। क्योंकि आत्म कारक ग्रह वहीं पे है और वो विशेष राजयोगों में शामिल है। अब हम मेष राशि के ऊपर यदि प्रभाव भी देखेंगे तो केतु के अलावा अन्य किसी ग्रह का नहीं है। पाप कर्तरी होने से सिर्फ इतना ही मतलब है कि यहाँ बुरा प्रभाव नहीं होगा। जेमिनी ये नहीं कहता है कि पाप कर्तरी में है तो बहुत बुरा हो गया। जेमिनी ये कहता है कि विषम राशि यदि पाप कर्तरी में हो तो वो बहुत बलवान हो गया। समझ रहे हैं ना। यस। तो इसीलिए मेष राशि की दशाओं में ये जातक अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। और एग्रेसिव कहने का एक ही कारण था, लॉजिकल तो होगा, क्यों, क्योंकि वो मंगल है, आत्मकारक, समझ रहे हैं ना। एग्रेसिव के लिए भी हमने सिर्फ मंगल को पहले नंबर पे लिया और दूसरे नंबर पे सूर्य को लिया जिसका लग्न के ऊपर प्रभाव है, ठीक है। तो अच्छा है कि गुरु बुध का प्रभाव ज्यादा है और मंगल सूर्य का प्रभाव उतना नहीं हो पाया जिसके कारण एग्रेसिव ना हो हुआ हो। तो ये कहा जा सकता है, बाकी का सब ठीक है। आगे प्रोग्रेस अच्छा रहेगा, जातक जीवन में बहुत तरक्की करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अब कारकांश लग्न, तो कारकांश लग्न किसे कहेंगे बताओ। या गुरुजी एक चीज पूछ लें क्विकली। हाँ, जैसे पूछिए। आप, हाँ, एग्रेसिव जैसे आपने कहा ना, वो हमें ये लगता है कि ये डिटरमिन्ड है, जो सोच लिया तो फिर उसके लिए फिर एग्रेसिव है, कि जैसे मन में जो सोच लिया तो ये करना है तो करना है। हाँ वही हुआ। अब हमने कहा अब कि मैं एक, अंग्रेजी अंग्रेजी में बोलूंगा, इसका मतलब मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि एग्रेसिव का मतलब क्या क्या होगा।
ठीक है। नहीं, आपने वो ठीक बोला, उस वे में वो अग्रेसिव है कि जो मन में ठान लिए तो करना ही करना है। अम, एक चीज हमारा ये क्वेश्चन था इस चार्ट में कि हमने ये नोटिस किया कि काफी सारे प्लैनेट जो हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। जैसे बुध देख रहा है, मंगल तो अपनी मूल त्रिकोण में बैठा है, शुक्र भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, और शनि भी देख रहा है, सन और मून को छोड़ के। तो उसका इसलिए मैंने कहा कि लाइफ जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा और जीवन में सफलता अच्छी मिलेगी। और ये जो वर्तमान 12 साल है ना, ये बहुत अच्छा गुजरने वाला है। ओके, बिकॉज ये किसी ने कहा था कि जैसे ये मेडिकल में, तो वो उन्होंने ठीक कहा था, ये मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यूएस में एमकैट होता है ना, देने के लिए, आ, तो उसकी अभी तैयारी कर रहे हैं, कॉलेजेस को अप्लाई किए हैं। ये हमें इसलिए आया था चार्ट, आई थिंक गुरुजी हमने पहले भी आपसे पूछा था, कि तो ये कॉलेज में मेडिकल, मिल जाना चाहिए और ये, सेवा के क्षेत्र में ही काम होना चाहिए। सेवा का मतलब, मेडिकल का मतलब ही सेवा होता है। हाँ क्यों? उसका कारण हाँ, है कि गुरु इसके लग्न में ही है, तो हम्म और चंद्रमा का प्रभाव लग्न के ऊपर है। इसीलिए गुरु और चंद्रमा दोनों यदि लग्न को प्रभावित कर रहा है तो हमको हम्म मेडिकल का क्षेत्र जाना ही चाहिए। क्योंकि आप लोगों को कारकत्व तो सेम ही है ना, कारकत्व जेमिनी और पराशरी में बदलता नहीं है। तो चंद्रमा हॉस्पिटल के लिए और गुरु सेवा के लिए, सर के लिए, सेवा भाव से जो काम करते हैं उसके लिए जाना जाता है। इसीलिए मेडिकल में होगा और मेडिकल में अच्छा करेगा। वो मेडिकल में ही है ये, तैयारी कर रहे हैं। ये इनका क्वेश्चन था कि भाई इस साल शुरू करेंगे कि नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे, नहीं, यही इस साल क्वेश्चन शुरू के कर लिए हमें, सकते, इस साल शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो वेट कर रहे हैं। तो इनका कर्मकाश लगन तो, वो बन गया ना कारकांश, सैजिटेरियस। अब कारकांश किसको बोलेंगे? कारकांश लग्न किसे कहते हैं? कोई परिभाषा तो बता दे हमें। गुरुजी, जहाँ पे आत्मकारक D9 चलते हैं। में जहाँ गया हो तो आत्मकारक ग्रह D9 में जहां गया हो, वो कारकांश लग्न होगा। तो इसके अंदर में कारकांश लग्न इनका धनु राशि का आ रहा है गुरुजी। ये वो और कारकांश लग्न होगा। और कारकांश लग्न इस जातक का धनु राशि में। हो क्या गया है निरुपमा जी, हाँ जी। कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि गुरु जी आज इस तरह से पूछ लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा तैयारी नहीं करके आते। नहीं गुरु जी, कारकांश लग्न तो उसको बोलते हैं जब हम हमारी नव जो आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली में जो मतलब सबसे ज्यादा डिग्री का होता है, तो नवमांश कुंडली में जिस राशि में गया उससे लग्न बना दिया जाता है और D1 चार्ट के अकॉर्डिंग सब ग्रहों को बिठा दिया जाता है। और इससे हम जो है 5वें भाव से प्रोफेशन को लेकर से संबंधित ज्ञान के बारे में भी हमें इससे पता चलता है। और लग्न से हमें ये पता चलता है जैसे इनकी धनु राशि है तो ऊंचाई से गिरने का, जैसे इनको अभी 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 मैं कारकांश लग्न ये रियल में नहीं बना, ठीक है। जी अब आपने सही कहा कि कारकांश लग्न वो है जिसमें कि D9 में आत्मकारक जहाँ गए। आत्मकारक जिस राशि में है उसका लग्न बना देंगे, बाकी के ग्रह को उसी राशि में बिठा देंगे जिस राशि में वो बैठा हुआ। जन्म ठीक कुंडली है के ना? अनुसार। जी तो हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। बाकी के ग्रह उसी राशि में बैठे हुए हैं जिस राशि में बैठा हुआ है। तो आप इसको ही कारकांश लग्न मान सकते हैं और इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपके सामने फिर उपस्थित करते हैं और दूसरा क्रॉस भी कर लेंगे, देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, ये 9 नंबर जो था ना, इसको सिर्फ लगन में डाल दिया, बाकी सब तो ग्रह उसी राशि में रह गया। हम ये वाला चार्ट लेकर के नहीं आए हैं, हमने इस चार्ट को छेड़ा है। ठीक है ना?
यहाँ शनि चंद्रमा शुक्र मिथुन में है, यहाँ नहीं है, यहाँ गुरु है मिथुन। तो ये हो गया, तो ये कारकांश लग्न हो गया। अब यदि और उसको जेमिनी सिस्टम, ये देखिए कारकांश लग्न, इस पत्रिका को और इस पत्रिका को मिलाइए, एक जैसा है, देख लीजिए आप। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, तो इसको बंद करके आगे बढ़े, जी गुरु जी, एक जैसा है, सेम है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कारकांश लग्न सही बनाया। तो कारकांश लग्न से क्या देखना है हमको, क्या क्या देख सकते हैं हम, पहले ये बता दीजिए हमको कि कारकांश लग्न से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। मैं बोलूं गुरुजी? हाँ बोलो भाई। कारकांश लगन से हम लोग जातक के गुण, धर्म, स्वभाव और उसके व्यवसाय और जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं कि वो जीवन में मतलब किस तरह का कर्म करेंगे, उनका कैसा स्वभाव होगा, उनका धर्म के प्रति कैसा दृष्टिकोण होगा। और मतलब वो जो कारकांश का जो लगन होगा वो एग्जैक्टली हम लोगों को ये बताएगा कि वो क्या कर्म करेंगे। जैसे इनका धनु राशि में देखिए गुरुजी, चंद्रमा बैठा और मंगल तो है ही, तो चंद्रमा सेवा का कार्य करवाता है ना, सेवा पोषण। तो इसीलिए शायद ये मेडिकल के क्षेत्र में आना चाहते होंगे या आएंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आत्मकारक के लगन में बैठा हुआ है। कारकांश लग्न में बैठा, हाँ, लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये इनका व्यवसाय, कर्म क्षेत्र, इनका गुण, धर्म, जैसे कि मतलब कि मैम ने कहा कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। साधारण साधारण रूप से यदि मैं कहूं तो कारकांश लग्न से जातक के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। कारकांश लग्न का महत्व जेमिनी में बहुत अधिक है, ठीक है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी है। अब कारकांश लग्न के ऊपर चंद्रमा पहले से विद्यमान है, और कारकांश लग्न के ऊपर हमने तो ये बनाया नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से बना है। कारकांश लग्न के ऊपर भी उसी प्रकार का प्रभाव है जिस प्रकार का प्रभाव लग्न के ऊपर था। बुध, सूर्य और गुरु, इस तीनों का प्रभाव जो है कारकांश लग्न के ऊपर है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आत्मकारक वही रहेगा, आत्मकारक भी नहीं बदलेगा। आत्मकारक स्वयं पंचमेश है और एकादशेश के साथ है, जो ज्ञाति कारक भी है। यही पढ़ लेंगे ना। जी गुरुजी। तो इस दोनों में हम जो आप लोगों को बोलते हैं कि लोग कहेंगे सर ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, तो अलग अलग कुछ नहीं होता है। हम अपने दिमाग से सामंजस्य बिठा पाते हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या हम अपने दिमाग से सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? एक एक तरह का तो नहीं होगा ना। आप देखो, एक ही शक्ल है हमारा, ठीक है ना, और उसको सामने से फोटो खींचेंगे अलग आएगा, बगल से फोटो खींचेंगे अलग आएगा, इधर से खींचेंगे अलग आएगा, सेल्फी लेंगे तो वो अलग आ जाएगा, ठीक है। सेल्फी में न जाने क्यों सब फोटो ही खराब आता है, ठीक है, फिर भी लोग सेल्फी लेते रहता है, पता नहीं। तो एक ही विषय है, उसको यदि हम अलग अलग एंगल से देखेंगे तो वो अलग अलग होगा, लेकिन हमको रिजल्ट एक ही बताना है, ये समझने की जरूरत। ठीक उसी तरह से जैसे आप हमारा फोटो किसी भी एंगल से देखो तो पहचान जाओ कि नहीं ये तो गुरुजी हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ ये समझना है कि कारकांश लग्न, लग्न में चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर गुरु, सूर्य, बुध का प्रभाव। तो एक तो चंद्रमा बलवान हो गया, दूसरा
जो राशि है वो पहले से ही बलवान हो गया। क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या है कि अब मेष राशि की दशा है, तो हमने कह दिया बिना देखे, बिना कारकांश लगन लगाए कि मेष राशि की जो दशा होगी वो दशा इसके जीवन की बेहतरीन दशा होगी, इसमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त होगी और जातक जीवन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि मुझे वही समझ में आ गया था कि जैसे ही लगन उल्टाएंगे, कारकांश लगन लगाएंगे, तो एकादश स्थान को छोड़ेगा और 5वें स्थान को पकड़ लेगा मेष राशि, 8वें 12वें को नहीं पकड़ेगा। इसीलिए रिजल्ट में कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत हमें नहीं होगी। तो हमें रिजल्ट में कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत क्या हो सकता है, तो चतुर्थ स्थान के ऊपर सूर्य का प्रभाव है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं, तो हो सकता है कि जातक को घर से बाहर जाकर के रहने का अवसर प्राप्त हो या रहना पड़े। ठीक है, क्योंकि सूर्य सेपरेटिंग इफेक्ट देता ही देता है। और हम अगर अब मीन राशि को पढ़ना चाहते हैं तो मीन राशि का सब चीज पढ़ लेंगे। तो मीन राशि से तीसरे में कौन है? शनि राहु है। मीन राशि से दूसरे में कौन है? शुक्र मंगल है। तो अर्गला देखो बन रहा है। फिर ये अर्गला भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्या समझ में आ रहा है रूबी? हाँ गुरुजी, अर्गला बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, तो यानी कि इसका अर्गला भंग करने के लिए कोई पीछे नहीं बैठा हुआ है। तो ये अर्गला तो दूसरे में मजबूत, अर्गला बन रहा है, तो कहाँ वाला ग्रह अर्गला भंग करेगा? ये यहाँ वाला गुरुजी, 12वें वाला। 12वें वाला। तीसरे हाँ, में अर्गला बन रहा है तो कहाँ वाला अर्गला भंग करेगा? 10वीं में गुरुजी। हाँ? तीसरे में बनेगा तो 9वें में, 11वें में, 11वें में। 11वें में। हाँ हाँ गुरुजी, सही सही। तीसरे में बनेगा तो 11वें में। तो यहाँ पर तो तीसरे का भी अर्गला बना हुआ है इस हाउस से, तो यानी आप कि यहाँ देख पा रहे हैं कि इस दोनों अर्गला में एक जगह शनि और राहु है और दूसरे जगह मंगल का प्रभाव है। तो क्या ये मधु कपूर जी हम पूछ सकते हैं कि इसको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा घर से? जी, यहाँ पे तो जैसे अगर मेडिकल स्कूल जाएंगे तो वो बाहर ही जाना पड़ेगा। पहले भी जो एजुकेशन थी ना, इसके पहले जो 4 साल, तो वो घर से बाहर ही रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको अंडरग्रेड करना पड़ता है, वो बाहर ही रह के करना पड़ता है, यहाँ मैंडेटोरी है। और जो चलिए ठीक मेडिकल स्कूल तो वो बाहर ही जाएंगे, घर के पास ठीक, तो उनके कोई है नहीं। मैं समझ गया। क्योंकि मुझे दो ही चीज तो समझना था कि क्या चतुर्थ में सूर्य है, ये जो इफेक्ट देगा, क्या मीन राशि के ऊपर उसका प्रभाव आ रहा है? तो उसका प्रभाव अर्गला के द्वारा जा रहा है, जिसकी वजह से हम इस बात को कह सकते हैं। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये बात समझ में आ रहा है कि हम कैसे विषयों को समझें। क्लियर हो गया? तो निरुपमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुजी, अगर चतुर्थ भाव में बुध और सूर्य होता है और चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है, तो वो भी चिकित्सा क्षेत्र को दर्शाता है कारकांश कुंडली में। और पंचम भाव में मंगल होता है तो वह भी चिकित्सा के क्षेत्र को दर्शा रहा है इनके। जी हाँ। और इनकी अगर लग्न से देखें तो इनके चतुर्थ भाव में शुभ अर्गला बन रही है, पंचम भाव में भी शुभ अर्गला बन रही है लग्न के हिसाब से। बिल्कुल।
लेकिन फिर भी गुरुजी एक थोड़ा सा डाउट है, मंगल और शुक्र की युति जो होती है उसमें उसमें कारकांश कुंडली में भी उसको ये बोला गया है कि मन ही मन स्त्रियों के प्रति थोड़ा भाव जरूर रहता है जातक के मन में। अब ये हमें पता नहीं है कहाँ तक सही है या गलत है। ये तो सही है, अपोजिट सेक्स के प्रति लोगों का झुकाव होता ही है। 22 साल का उम्र है, ये पूछने की जरूरत नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर बच्चा माता पिता को जानकारी नहीं भी देता है तो भी ये अंडरस्टूड है कि आज 22 साल का लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड ना हो, ये कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, आप स्वतंत्र हैं इस विषय को बोलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जी गुरुजी। और कोई कारकांश पे बोलना चाहेंगे? ये एक क्वेश्चन था हमारा, जैसे अब जी हम हाँ। जेमिनी देख रहे हैं, तो अब जब मून बैठा हुआ है, पर वो है तो ये उसकी मूल त्रिकोण, तो उसका तो 8th हाउस लॉर्ड है, तो वो देखेंगे, वो अपने दिमाग में रखेंगे क्या कि जो भी प्लैनेट बैठा है वो कहाँ का लॉर्ड है। अब वो लगन में बैठा है। दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो एक बात और है, इससे दो ही चीज ठीक से समझ में आता है कि आप यदि पराश्री में छठे में ग्रह स्थित होते हो तो उससे छठे में यदि दशमेश स्थित हो या षष्ठेश के साथ दशमेश हो तो हम मेडिकल में या हॉस्पिटल में या औषधालय में किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आत्म कारक के साथ ज्ञाति कारक लगा हुआ है और लग्न कारकांश लग्न के ऊपर जाके चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि छोटे मोटे परेशानियां जीवन में आएंगे, इसको नहीं रोका जा सकता, ठीक है। बाकी गुरुजी एक चीज और बाकी पूछना चाहते थे। बाकी एक मिनट, बाकी पत्रिका जो है ना सेल्फ ट्रीटेड है, अपने आप में अपने आप को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है, ठीक है ना। जैसे आप कंप्यूटर भी देखते हो ना, हर एक 8वें 10वें दिन कहता है अपडेट एंड रीस्टार्ट। तो ये जातक अपने आप को अपडेट और रीस्टार्ट करते रहता है, इसीलिए इसको ज्यादा परेशानी नहीं हो। बाकी अष्टम का स्वामी चंद्रमा है, हम इसको नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। हमने कहा है कि ग्रह को, अब चंद्रमा कौन सा कारक है ये आप लोगों ने नहीं बताया, ठीक है, किसी ने लिखा हो तो बता दो। हाँ, दारा कारक है, वो हमने लिखा है उसके डिग्री से ना, ठीक है, चंद्रमा दारा कारक कारक है। समझ गए, तो इसको भी समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो हमको चर हम तीन चीज को लेंगे, भावेश। अभी मधु कपूर जी पिछले लग्न से जब बात हो रही थी तो वहां मैंने चर्चा किया था कि हम यहाँ जो युति है, यहाँ के युति को दो तरीके से लेंगे। चर कारक क्या है, ग्रह कौन है और किस स्थान का स्वामित्व रखता है, ये तीन चीज हम कभी नहीं भूलेंगे। इस तीन चीज को लेकर के ही उसकी स्थिति और युति के ऊपर हम प्रभाव या क्या इफेक्ट होगा उसको समझेंगे। हम जिस भाव या जिस राशि को देख रहे हैं, हमेशा हम भाव और राशि बोलते हैं, आप लोग समझिएगा, जिस राशि को देख रहे हैं भाव तो बोलना ही पड़ेगा ना, बिना भाव के आगे बढ़ेंगे कैसे, हमको फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो कारकांश को लग्न बनाया जाए, ये क्यों कहा गया, क्योंकि हमको कारकांश लग्न से पूरा देखना है, इसीलिए अब पूरा देखेंगे। तो ऐसे स्थिति में हमको ये समझना जरूरी है कि उस राशि के ऊपर, भाव के ऊपर क्या क्या प्रभाव है, और व्यक्तिगत रूप से राशि एवं ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए राशि एवं ग्रहों के गुण और स्वरूप का ध्यान रखेंगे। जो पराश्री में पढ़ाया था वही जेमिनी में रहेगा, उसमें अलग से कुछ नहीं होगा। क्लियर हुआ आप लोगों का? जी गुरुजी। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब आप लोग यदि एग्री करते हैं हमसे
तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि जितना हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसको पत्रिका पे अप्लाई कर लें। मैंने राशि बल और ग्रह बल बता दिया आपको। अब एक किसी पत्रिका पे अंकों में निकालना है, डिजिट में कि कितना होगा वो निकालना है, वो निकाल लेंगे। लेकिन अब हम लोग आगे इस बात को लेकर के पहले कारकांश लग्न से, पद लग्न से, उपपद लग्न से, अभी तो 2 लग्न रह ही गया, हम तो सोचे थे कि आज चारों को खींच ले जाएंगे। उसके बाद हम दशा को लगाएंगे, फिर दशा से रिजल्ट। इसका मतलब है कि आपने जो भी नोट बनाया है या नहीं बनाया है मुझे नहीं पता। ये कौन सा क्लास चल रहा है? आज तो 28 है गुरुजी, 28। 28 क्लास होगा। तो आप 28 क्लास 1-1 घंटा ही मान करके चलो, तो 28 घंटे आपको इस सप्ताह में देने हैं, समझ गए? और आपको तैयार कर लेना है अपना, क्या बोलेंगे हम, उसके लिए क्या क्या हमको समझ में आता है वो तैयार कर लेना है। तो अगले क्लास में हम उम्मीद करेंगे कि और सभी लोग रहेंगे और ज्यादा ताकत के साथ, है ना? कुछ याद है आज, कुछ नहीं है, उस दिन हमको पूरा याद रहेगा, उसको लेकर के। और जितना जल्दी आप लोग ये बात हमको बता दीजिएगा कि हमको पढ़ने आ गया, उतना जल्दी फिर हम आप लोगों को जेमिनी से बाहर निकाल लेंगे, मतलब छुट्टी कर देंगे, ठीक है ना? अब आप लोगों को पढ़ने आना चाहिए। हमको क्या है, एक दिन गणित बताना है, एक दिन ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा रुद्र और महेश्वर बताना है। बाकी आपको अब इसके ऊपर यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। अब सबसे पहले, और हम बहुत ज्यादा मिश्रण नहीं करेंगे, चर दशा के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। और जितना चर दशा के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, चाहे वो अच्छे परिणामों के लिए हो या बुरे परिणामों के लिए हो, तब तक हम और आप कुछ नहीं कर पाए, ठीक है ना? स्थिर दशा पढ़ लीजिए, मंडूक पढ़ लीजिए, और कई प्रकार की दशाएं बताई गई हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कल रूबी जी आपका मैं बड़ा मोबाइल नंबर ढूंढ रहा था, आपको मिला ही नहीं। क्यों गुरुजी, हम भेज दें आपको, ईमेल कर दें? कल आ जाएगी ना अनीता, ले लेंगे उसे। अच्छा ठीक है गुरुजी। और गुरुजी मुझे एक बात बोलना था, इस चार्ट पर मुझे एक बात जो समझ में आया, जैसे मधु जी ने कहा कि बच्चा एग्रेसिव नहीं है, तो मैंने ये बृहत्थोरा पराशर में ही पढ़ा है कि उसका लगन का डिग्री देखिए गुरुजी, ओनली 7 है। तो 1 से लेकर 10 तक का जो डिग्री होता है ना, वो नारद लग्न में आता है। ऐसे बच्चे लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं। और अगर 10 से अगर 20 होता है तो वो थोड़ा सा लॉजिकल और अच्छे होते हैं, वो अगत से लग्न मानते हैं। और अगर 20 से लेकर 30 तक हो ना गुरुजी, तब वो ना, वो दुर्वासा ऋषि का लग्न माना जाता है, जिसमें बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो मुझे लगा अच्छा, ये बोलना चाहिए कि नहीं इसीलिए वो बिल्कुल बच्चा सही। वो ना अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो 10 के अंदर उसका डिग्री आता है। और एक गुरुजी, वो जो उसका जो लगन है वो मूल मूल नक्षत्र में है ना, उसका चंद्रमा। तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा खोजबीन में जाते हैं। और कारकांस कुंडली में देखिए गुरुजी, वो अष्टम का लॉर्ड होकर के वो लग्न में बैठा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो मेडिकल क्षेत्र में कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, जो कि कर सकते। अष्टम होकर के वो लग्न में है। और वो देखिए मूल है, तो मूल क्या होता है ना गुरुजी, वो जड़ जमीन के अंदर घुसता रहता है और खोज में लगा रहता है पानी के। तो अब जातक तो कुछ रिसर्च ओरिएंटेड काम भी तो कर सकता है ना, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं, और भी अच्छा सोच पाएंगे जब रिवीजन करके आएंगे, ठीक है हाँ ना? हाँ। तो इसको कर लीजिएगा। चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी गुरुजी, नमस्कार। इसी पे प्रणाम। कंटिन्यू करेंगे, तो इसी पे हम कोशिश करें, इसी पे कंटिन्यू करेंगे चार्ट का, इस इसी पे भी चार्ट को कंटिन्यू कंटिन्यू। करेंगे, अभी पद और पद लग्न ओके। आप दे दीजिएगा, इस पे ओके, कंटिन्यू तो करें। फिर हम उस पे स्टडी कर लेंगे, इसी चार्ट बिल्कुल को। बिल्कुल, इस पे स्टडी क्योंकि करेंगे। हमें ना वो सब आया, अभी दशा प्रिडिक्ट करना नहीं आया जेमिनी में, नहीं, दशा प्रिडिक्ट इसलिए करना हमें। नहीं आएगा, हम तो फिर हम आपको आपने तो मधु कपूर जी पहले भी पढ़ा हुआ है। हम हम्म। दो ही चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, एक कंटेंट आपको मिले पर्याप्त, दूसरा आप सरल हो जाएं,
फ्रेंड हो जाए जेमिनी के, समझ गए ना? जैसे आप पराशरी के मित्र हो चुके हैं, वैसे आप जेमिनी के मित्र हो जाइए। आप जैसे चाहिए जेमिनी को ऊपर नीचे कीजिए। गुरुजी, कारकांश कुंडली से क्या पुनर्जन्म का भी पता चलता है कुछ? बोलते हैं लोग, लेकिन हम लोगों को पुनर्जन्म में नहीं जाना, यही जन्म देख लें, यही बहुत है। ठीक है, नहीं गुरुजी, अभी हमें प्रिडिक्शन नहीं आया जेमिनी से। हाँ, आ हमें ये जाएगा। पता चल जाता है कि जैसे आज थोड़ा बहुत अच्छी समझ में दशा आया ना, है या कैसे है। हाँ, जैसे आज आज तो थोड़ा समझ में बहुत आया। समझ में आया ना, आज तो समझ में आया। प्रिडिक्शन तो दशा पे आएगा, और जितना राशि को, अब जिस राशि की दशा हो गई, उस राशि को आप कितना पढ़ सकते हो, उस पे प्रिडिक्शंस आएगा। अब तो प्रिडिक्शंस का ही खेला है ना, अब तो वही सीखना है। ठीक है। ठीक ठीक। गुरुजी, थैंक यू सो प्रणाम। मच।